हेलो एवरीवन, आज डेट है 5 अगस्त 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि माही रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था पुलिकट लेक को लेकर के। तो पुलिकट लेक को अगर हम मैप में व्यू करें, पुलिकट लेक हमारे इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून के रूप में लोकेटेड है। फर्स्ट नंबर पर आता है चिलिका लेक, और आप सभी को पता है चिलिका लेक जो है वो उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड है। अब हमने डिस्कस किया कि लैगून के रूप में लोकेटेड है, तो ये लैगून होता क्या है। लैगून एक ऐसी वाटर बॉडी है, एक ऐसी सॉल्ट वाटर लेक है जो कि सी वाटर एरिया से, सी बॉडी से सेपरेटेड स्टेज में लोकेटेड है। लेकिन दोनों जो हैं एक दूसरे के पास पास एरिया में ही लोकेटेड है, लेकिन एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। मीन्स ये जो सॉल्ट वाटर लेक है वो सेपरेट है बे ऑफ बंगाल से, या तो सैंड से, सैंड की वजह से, या फिर रॉक की वजह से, मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं। इस तरीके की ज्योग्राफिकल एरिया को लैगून का नाम दिया जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो पुलिकट लेक है वो हमारे इंडिया के दो स्टेट आंध्रा एंड तमिलनाडु के बॉर्डर एरिया में लोकेटेड है, लेकिन इसका 96% पार्ट जो है वो आंध्रा स्टेट में लोकेटेड है। यहाँ पर इस पुलिकट लेक वाले एरिया में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलते हैं, जिसमें अगर हम इम्पोर्टेंट डिस्कस करें तो इसमें है ग्रे पेलिकन्स, पेंटेड स्टोक्स जो यहाँ पर एनुअली विजिट करते हैं। और ये जो स्पीसीज हैं जो अभी हमने दो नाम डिस्कस किए वो IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें थ्रेटन्ड स्पीसीज में इनको काउंट किया जाता है। तो ये पुलिकट लेक से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम आपके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर के आए हैं, उसके बारे में बेसिक फीचर्स जो हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। वो एस्पायरेंट जो 2023 में अपने यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं और उनको लगता है कि कंटिन्यूटी उनकी स्टडी में एक मेजर इशू है, तो उनके लिए प्रोग्राम जो है काफ़ी बेनिफिशियल है। यहाँ पर हमारे मेंटोर जो हैं वो डेली बेसिस पर आपको टारगेट देंगे, फिर डेली बेसिस पर जो आपने टारगेट कितना कंप्लीट किया है उसको इवेल्युएट करवाएंगे, कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको लेकर के आपको सजेशन देंगे, किस तरीके से आप टॉपिक को कवर करेंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन सभी को हम रेगुलर डिस्कस करते हुए आपके सिलेबस को कवर करवाया जाएगा 2023 के एग्जाम से पहले। इस तरीके की आपकी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन यहाँ पर मेंटरशिप के थ्रू करवाने की कोशिश की जाएगी कि आपका जो सिलेबस है वो प्रीलिम्स से पहले कंप्लीट हो सके। इसके अलावा प्रीलिम्स के टाइम में आपको ये ना लगे कि मेंस की जो प्रिपरेशन है वो हम किस टॉपिक को, किस क्वेश्चन को, किस तरीके से हमारी आंसर राइटिंग होनी चाहिए, ये सभी जो है हम इस प्रोग्राम में इंटीग्रेटेड फॉर्म में आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। तो अगर आपको लगता है कि कंटिन्यूटी आपके लिए एक इशू है, रेगुलर आप अपनी स्टडी नहीं कर पाते हैं, तो उस इशू को सॉल्व करने के लिए आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का जो प्रोसीजर है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट volcanoias.com पर भी विजिट करके इस प्रोग्राम के साथ में जुड़ सकते हो। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे इंडिया के सदर्न इंडिया में इंपॉर्टेंट स्टेट है केरला। वहाँ पर 2018 में फ्लड देखने को मिली थी और दोबारा से माना जा रहा है कि उसी वो जो प्रोसीजर है उसका रिपीटेशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है रेन जो है वो रेगुलर हैवी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इशू जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। देखो अभी IPCC की 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई थी, उसमें एक बात बोली गई थी कि जो भी हमारे वेदर इवेंट्स होंगे आने वाले टाइम में वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिलेंगे। मतलब जहाँ पर रेन हो रही है वहाँ पर एक्सट्रीम रेन होगी, जहाँ पर एक तरीके से सूखा ड्रॉट पड़ रहा है वहाँ पर एक्सट्रीम सूखा देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे इश्यू हैं जो टाइम के साथ में इंक्रीज होंगे, और इसका एक मेजर रीजन क्या है, क्लाइमेट चेंज एक मेजर रीजन है। तो हमें देखो जो भी कोई इशू हो रहा है
उसे कनेक्टिंग होते हुए कुछ ऐसे डॉट्स हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ना सिर्फ पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, ना सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज होने को देखने को मिल रहा है, लेकिन इन सभी के इनडायरेक्टेड इफेक्ट्स जो हैं वो हर इशू के ऊपर, हर ज्योग्राफिकल फिनोमिना के ऊपर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो मैंगो एंड लेमन जो है, अभी समर टाइम में हमने देखा कि मैंगो और लेमन जो है इनकी टाइम से पहले ही इनमें जो राइपनिंग आती है वो ना आए बिना ही इनका जो टाइम से पहले ही जो एक तरीके से है उनका टेम्परेचर के इनके ऊपर इफेक्ट देखने को मिला। और ये एक मेजर रीजन रहा कि लेमन के जो प्राइसेस हैं वो इस समर में आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर देखने को मिले होंगे। ओके, तो ये कुछ ऐसे इशू हैं जिनका इफेक्ट देखने को मिलता है और इनके अगर हम बेसिक पे जा कर के देखेंगे तो सारे के जो प्रॉब्लम हैं उनका एक ही मेजर जो बेसिक फाउंडेशन है वो है क्लाइमेट चेंज। तो हमने कल भी हमारे इंडिया ने 2015 के टाइम में जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुई थी उसमें हमने जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो हमने डिसाइड किए थे कि 2030 तक हम इन टारगेट्स को अचीव कर लेंगे। अब 2070 तक जो हमने नेट जीरो एमिशन लिया है उसके बेसिस पर हमने नए टारगेट एस्टेब्लिश किए हैं। 5 टारगेट्स के ऊपर हमने फोकस किया है कि किस तरीके से नेट जीरो एमिशन वाला जो टारगेट है उसको हम अचीव कर पाएंगे। तो ये जो टारगेट्स हैं इनको बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इनका बेसिक लेवल पर इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि इस तरीके के जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो देखने को ना मिले। अब ये तो बात हो गई क्लाइमेट चेंज की कि इसकी वजह से इशू हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम अगर हम बात करें तो 2018 के टाइम में भी ये प्रॉब्लम हुई थी कि आप सभी को पता है कि केरला वाले एरिया में बहुत सारे ऐसे डैम का फॉर्मेशन है। इसके अलावा उसके रीजनल एरिया में जो अदर स्टेट है वहाँ पर डैम का फॉर्मेशन है, वहाँ पर जो रिवर आकर के उनमें मर्ज होती है तो उनको डैम का फॉर्मेशन इसलिए किया जाता है कि जो एक्सट्रीम वाटर है उसको स्टोर किया जा सके और उसको यूज किया जा सके। मतलब वाटर को मैनेज करने के लिए डैम का फॉर्मेशन किया जाता है, लेकिन मिसमैनेजमेंट के थ्रू जब डैम का फॉर्मेशन किया जाए तो उसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होने लगती है। तो यहाँ पर बहुत सारे डैम हैं, उन डैम में जब वाटर की अवेलेबिलिटी इंक्रीज होती जाती है तो उनको खोल दिया जाता है उनके गेट, जिसकी वजह से लोअर एरिया में जो रहने वाले लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। अभी आपने देखा होगा कि डेली करंट अफेयर अगर आप व्यू करते हो तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो डैम सेफ्टी एक्ट लेकर के आई थी और उस डैम सेफ्टी एक्ट में इसी बात के ऊपर फोकस किया गया था क्योंकि बहुत सारे जो डैम है वो केरला में है और उनको रेगुलेट जो है वो अदर स्टेट करते हैं। तो यहाँ पर केरला स्पेसिफिक मुल्लापेरियार डैम जो है जो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड स्टेज में है, तो इसको लेकर के टाइम टू टाइम केरला ने इस बात को रखा है कि जो मुल्लापेरियार डैम है उसमें वाटर की अवेलेबिलिटी जो है उसको कम किया जा सके ताकि अगर प्रॉब्लम हो, मान लो वो काफ़ी ओल्ड स्टेज में है, उसमें कुछ अदर इश्यूज़ देखने को मिलते हैं तो इसकी वजह से लोअर एरिया में जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इशू हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। आप सभी को पता है कि वेस्टर्न घाट की वजह से यहाँ पर जो बहुत सारे हिली एरियाज़ हैं और लेकिन उनमें एनक्रोचमेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू भी क्रिएट होते हैं। जैसे हैवी रेन जब देखने को मिलती है तो यहाँ पर हैवी फ्लड देखने को मिलती है। इसके अलावा लैंड स्लिप वाले इशू जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा टाइम के साथ में इंक्रीज हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इशू है यहाँ पर ताइवान में यूएस के जो स्पीकर हैं, हाउस स्पीकर, उनकी विजिट हुई। उसके बाद में चाइना ने यहाँ पर ताइवान के आसपास वाले एरिया में जो वाटर बॉडी है, इसके अलावा लैंड एरिया, एयर एरिया, इन सभी में अपने जो मिलिट्री ड्रिल्स हैं उनको करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर चाइना ने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए हैं कि चाइना को इस तरीके से ना माना जाए कि 100 ईयर्स पहले जिस तरीके से चाइना यहाँ पर एस्टेब्लिश करता था, अब चाइना जो है वो एक डोमिनेंट कंट्री, एक पावरफुल कंट्री के रूप में सामने आया है। तो इस तरीके से आप चाइना को यहाँ पर प्रेस नहीं कर सकते हो। ओके, अगर हम लोकेशन की बात करें चाइना और ताइवान के बीच में तो इस मैप के थ्रू आप व्यू कर सकते हो। ये मेनलैंड चाइना है और ये है ताइवान। तो यहाँ पर ये जो इसका सी एरिया है, यहाँ पर ये सारी जो मिलिट्री एक्सरसाइज चारों तरफ से की जा रही है ताकि ताइवान के ऊपर जो अपना डोमिनेंस है या ताइवान जो एक तरीके से यहाँ पर इंडिपेंडेंट होने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है उसको सप्रेस किया जा सके। यहाँ पर यूएस के जो हाउस स्पीकर की जो विजिट हुई उसको लेकर के चाइना को यही तो लगा ना कि
2016 से जब यहाँ से एक प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है ताइवान में कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम मेनलैंड चाइना से अलग हैं और हमें ताइवान कंट्री के रूप में या इंडिपेंडेंट तरीके से ग्लोबली लेवल पर एस्टेब्लिश होना है। लेकिन चाइना जो है वो कभी ताइवान को इंडिपेंडेंट नहीं मानता, वो अपना ही इंटीग्रेटेड फॉर्म इसको मानता है कि मेरा इंटीग्रल पार्ट है ताइवान। ओके, तो यहाँ पर चाइना को ये लगा कि यूएस की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, मतलब ताइवान में जो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, उसको यहाँ पर एक तरीके से सपोर्ट देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में अदर कंट्री जो हैं वो भी यहाँ पर अपनी विजिट करें और ताइवान को इंडिपेंडेंट के रूप में एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। तो चाइना ने यहाँ पर अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज की है कि इस तरीके से चाइना जो है वो अपनी जो पावर है उसको शो करना चाहता है कि प्रेजेंट टाइम में चाइना जो है वो कहाँ स्टैंड करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ देखिए, फ्री बाइस को लेकर के यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर के डिस्कशन हुआ है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से और अपोजिशन जो फ्री बाइस को एक तरीके से एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं, दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि फ्री बाइज की कोई डेफिनेशन नहीं है अभी तक कि किन किन पॉइंट्स को आप फ्री बाइज में जो है इंक्लूड करोगे और किन को नहीं करोगे। क्या सिर्फ इलेक्शन के टाइप में जो वायदे किए जाते हैं उनको इंक्लूड करोगे या फिर इलेक्शन के टाइम में जो ऑब्जेक्ट्स भी दिए जाते हैं उनको इंक्लूड करोगे। इसके अलावा यहाँ पर देखो सुप्रीम कोर्ट में जब इसको लेकर के डिस्कशन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया, यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेशन जो हुआ उन्होंने बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये सारी बातें रखी जाएँ क्योंकि इलेक्शन से रिलेटेड इशू है। ओके, लेकिन यहाँ पर अपोजिशन ने बात बोला कि इलेक्शन से रिलेटेड इशू नहीं है, ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेसिस पर कुछ इशू हैं जिनको सॉल्व किया जाना चाहिए लेजिस्लेचर के थ्रू। ओके, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो यहाँ पर रिकमेंडेशन ले, ना सिर्फ अपने बेसिस पर डिस्कस करे फ्री बाइज को लेकर के, बल्कि आरबीआई, हमारे और भी अदर इम्पोर्टेंट जो भी सोर्सेज हैं, जो भी हमारे इंडिया के अदर इम्पोर्टेंट एजेंसीज हैं, उन सभी के साथ में डिस्कशन करें। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें जो आरबीआई है उसके साथ में, इलेक्शन कमीशन के साथ में, इन सभी के साथ में डिस्कशन किया जाए और फिर उसका जो रिजल्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाए। फाइनेंस कमीशन, लॉ कमीशन, नीति आयोग, आरबीआई, पॉलिटिकल पार्टीज़, इन सभी के साथ में वो डिस्कशन करें कि इस पॉइंट का क्या जो है वो सॉल्यूशन हो सकता है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाए। ओके, इसके बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो भी एक रिजल्ट निकल करके आता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और जो गवर्नमेंट है उसको भेजा जाना चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो लेजिस्लेचर के थ्रू उस फ्री वाइज को लेकर के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे। ओके, यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में इस बात को डिक्लेयर कर सकती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले इस बात को लेकर के भी इशू क्रिएट हुआ था कि जो भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी जो प्रॉमिस करती हैं में से कितना वो कवर कर पाती हैं और जो प्रॉमिस करती हैं उनको लेकर के उनके ऊपर नेसेसरीली ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि जो उन्होंने टारगेट लिए हैं, जो उन्होंने वायदे किए हैं जनता के साथ में इलेक्शन के टाइम में, उन सभी को कंप्लीट करना उनकी ओनर्स है, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये सारी बातें रखी जानी चाहिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? जब भी इलेक्शन होता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इम्प्लीमेंट होता है कि जो भी कैंडिडेट जो हैं उनका उस टाइम क्या बिहेवियर होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ का उस टाइम क्या बिहेवियर होना चाहिए, ये सारी बातें उसमें डिसाइड की जाती हैं। तो क्या वायदे किए जाने चाहिए और किन वायदों के ऊपर कितनी उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, इनको भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि लेजिस्लेचर का इंक्लूजन अगर देखने को मिलेगा फ्री वाइज इशू में, तो आने वाले टाइम में इसको लेकर के जो प्रॉब्लम है, जो हमारी लोकल पॉपुलेशन या पुअर पॉपुलेशन है, जिनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है और उसके बाद में उनके जो भी टारगेट्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश नहीं की जाती है, तो एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है, जिसकी वजह से ही काफ़ी लंबे टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस में भी हमारी जो पॉपुलेशन है उनकी मैक्सिमम की कंडीशन अभी भी सेम बनी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के है। राइटर ने बोला है कि 2019 में उनका बाइफर्केशन कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर का, और उसके बाद में अभी भी अगर हम देखें तो वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं आई है। राइटर ने कुछ पॉइंट रखे हैं। उन्होंने बोला कि एक तो आपने लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसको वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली थी, स्पेशल पावर थी आर्टिकल 370 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर को, तो यहाँ पर आपने बाइफर्केशन कर दिया, एक को आपने लेजिस्लेटिव असेंबली दी है, एक यूटी को, और एक को नहीं दी है। ओके, लेकिन
यहाँ पर अगर हम बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली का होने के बाद में भी यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है। दूसरा, आपने ये बोला कि जो भी यहाँ की जो सीट्स हैं उनका बाइफर्केशन होना है या उनको चेंज किया जाना है, तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है रंजना देसाई, उसके बेसिस पर आपने उसको इम्प्लीमेंट भी किया, रिजल्ट भी निकल करके आया। अलग अलग एरियाज़ में जो सीट्स हैं उनको इंक्रीज़ भी किया गया है, लेकिन आपने जो है वो उसका जो रिज़ल्ट है उसको लेकर के उसको इम्प्लीमेंट करते हुए जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो रिज़ल्ट हैं या उसके इलेक्शन जो कंडक्ट होने चाहिए वो अभी तक कंडक्ट नहीं हो पाए हैं। इस आर्टिकल में बताया गया है कि स्पेशल स्टेटस को रिमूव करके बात रखी गई थी यहाँ की डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, प्रॉपर डेमोक्रेसी आएगी जम्मू एंड कश्मीर में। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये बोलती हैं कि टाइम के साथ में वहाँ पर काफ़ी चीज़ें इंक्रीज़ हुई हैं, काफ़ी चीज़ों का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा हुआ है, लेकिन एक प्रॉपर डेमोक्रेसी जो है वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है और नहीं आ पाई है वहाँ पर। वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उनको अभी भी वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो ये इशू हैं जिनके बेसिस पर गवर्नमेंट जिस ऑब्जेक्टिव को सर्व करने के लिए ये सारे आर्टिकल 370 को यहाँ पर रिमूव किया गया था, उन सारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट किया जाना चाहिए और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जिस टारगेट को हमें अचीव करने के लिए काम करने की कोशिश की थी वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की बात आई है तो इससे रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट्स देखेंगे। जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है, सबसे पहले देखो आप सभी को पता है कि 1946 में जब हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, उसके बाद में 1947 में जब यहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है तो उसमें डिसाइड किया जाता है कि इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा और जो प्रिंसिपल स्टेट्स हैं वो किसी के साथ में भी जा सकते हैं, इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो हमारे इंडिया में 3 जो ऐसी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल स्टेट हैं, वैसे 552 जो प्रिंसिपल स्टेट हैं उनको इंक्लूड किया गया, लेकिन कुछ ऐसी सीट्स थी जिनको लेकर के काफ़ी इशू रहा, जिसमें एक जम्मू एंड कश्मीर भी थी। जम्मू एंड कश्मीर के यहाँ के रूलर थे हरि सिंह, उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे और इसी का फ़ायदा उठा करके 1947 के टाइम में सितंबर अक्टूबर में यहाँ पर जो है जैसे ही 15 अगस्त 1947 के टाइम में लगा कि ये एरिया जो है वो किसके अंडर नहीं आया है, इंडिया के अंडर नहीं आया है, तो पाकिस्तान ने हमारे इंडिया का जो जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन है इसके ऊपर एनक्रोच कर दिया। एनक्रोच करके इतना जो एरिया है वो अपने अंडर कर लिया और इसीलिए इस एरिया को आज POK के नाम से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद में यहाँ के जो रूलर हैं उनको लगा कि एरिया जो है हो सकता है कंप्लीट यहाँ पर पाकिस्तान ले ले, तो उन्होंने फिर इंडिया के साथ में डिस्कशन किया और डिस्कशन के थ्रू जो है ये जो भी प्रॉब्लम थी उसको इम्प्लीमेंट करने की यहाँ पर कोशिश की। ओके, देखो तो इस डिस्कशन में ये हुआ कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है इसमें हमारे इंडिया की तरफ से बात रखी गई कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे, आर्मी की अवेलेबिलिटी हम करवाएंगे, लेकिन हमारे जो रिलेशन है, जो आप इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश कर रहे हो वो ना रह सको। तो यहाँ पर एक जो भी यहाँ पर किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर को हम अपने अंडर ला सकते थे उन सारे प्रोविज़न का यहाँ पर यूज़ किया गया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू जो है जम्मू एंड कश्मीर को अपने अंडर लाने की कोशिश की, जिसमें इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर के साथ में डिसीजन लिया कि आप जो है वो इंडिपेंडेंट तो रहोगे, लेकिन आपके कुछ स्पेसिफिक 3 सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया गया कि डिफेंस जो है आपका, एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं, इसके अलावा आपका जो कम्युनिकेशन जो है, इन ये तीनों पार्ट जो हैं वो इंडिया के पास रहेंगे और सभी जो पार्ट हैं वो आपके पास में रहेंगे और इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ओके, तो हमारे यहाँ पर जो 3 जो प्रिंसिपल स्टेट है ना जिन्होंने इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश की थी उनको अलग अलग तरीके से यहाँ पर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बनाने की कोशिश की थी। तो ये आपको क्लियरली ध्यान होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू यहाँ पर उनको इंडिया का पार्ट बना गया था। तो इस तरीके से इंडिया जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का अपना पार्ट बनाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर तब तक जो है पाकिस्तान कुछ एरिया को कवर कर चुका था। तो इस एरिया को छुड़ाने के लिए इंडिया जो है वो 1948 के टाइम में 1 जनवरी 1948 में UN में जाता है और फिर UN में इसको लेकर के रेजोल्यूशन 47 जो है वो पास किया जाता है, जिसमें बोला जाता है कि पाकिस्तान अपनी आर्मी को यहाँ से हटाए, इंडिया जो है वो भी अपनी आर्मी को कम करे यहाँ पर अवेलेबिलिटी जम्मू एंड कश्मीर में, और फिर हम यहाँ पर प्लेबिसाइट करवाएंगे जिसमें यहाँ की जनता डिसाइड करेगी कि उनको क्या करना है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी हटी नहीं, इंडिया ने अपनी आर्मी कम की नहीं और जो प्लेबिसाइट है वो कभी नहीं हो पाया। लेकिन
अब यहाँ पर इंडिया ने बचाया तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के लिए इन्फ्लुएंस, यहाँ पर बोला भी गया कि आपको इंडिपेंडेंस दी जाएगी। तो इसी के बेसिस पर यहाँ की जो जनता है उन्होंने 1951 में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर दे दिया कि यहाँ पर आप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन करो। यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया गया उसमें एक बात रखी गई है कि हम इंडिया के पार्ट हैं और इंडिया ने जिस तरीके से हमें सपोर्ट किया है, इंडिया जो है वो हमारी फेवरेबल कंडीशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ही सपोर्ट करता है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात रखी कि अगर इस प्रोविज़न को हमें हटाना है तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो ही डिसीजन लेगी। ओके, ये बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात बोली गई। अब यहाँ पर 1951 के टाइम में ये कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है जम्मू एंड कश्मीर में और 1956 के टाइम में इसको इंडिया के टाइम में एक तरीके से इन्वॉल्व कर लिया जाता है। ओके, 1956 में यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो काम है कंप्लीट हो जाता है और फिर 1957 के टाइम में 26 जनवरी को इसको अडॉप्ट कर लिया जाता है और इस तरीके से रेगुलेट कर दिया जाता है जम्मू एंड कश्मीर को। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि देखो, हमने ये डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बोला गया या कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात बोलेगी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो ही जो प्रोविज़न है, स्पेशल प्रोविज़न जम्मू एंड कश्मीर के, उनको रिमूव करेगी और तभी जाकर के कम्प्लीटली जो है, अगर इंडिया का कम्प्लीटली इसको पार्ट बनाना है तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करेगी। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब थोड़ना है, उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके मेंबर अब थोड़ना है। तो इसी का यहाँ पर कुछ चेंज करने की कोशिश की गई जब इंडिया को लगा कि 370 इसका पार्ट जो है वो रिमूव करना है। इसके बेसिस पर यहाँ पर इंडिया ने क्या किया कि इसी में बात बोली गई है आर्टिकल 370 सब क्लोज 3, उसी का यूज़ करते हुए इंडिया ने यहाँ पर जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बनाया। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो, जब यहाँ पर स्पेसिफिक पावर दी गई थी तो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर दी गई थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करेगा, लेकिन यहाँ पर चेंज कर दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब है यहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो उस टाइम 2019 के टाइम वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी, वहाँ पर गवर्नर्स रूल्स इम्प्लीमेंटेड था। तो वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा था, सॉरी, वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी जम्मू एंड कश्मीर की उसको रिप्रेजेंट कर रहा था वहाँ का गवर्नर। तो गवर्नर ने यहाँ पर प्रेसिडेंट को बात बोली कि प्रेसिडेंट जो है वो चाहें जिस तरीके से इम्प्लीमेंट यहाँ पर इंडिया के प्रोविज़न इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट ने 2019 में दो चीज़ यहाँ पर चेंज की। एक तो वहाँ की ये बात बोली गई कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली से चेंज किया जाए, और दूसरी बात उन्होंने यहाँ पर ये बोली, एक सेकेंड, दूसरी बात यहाँ पर ये बोली गई कि एक तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो वर्ड है उसको यहाँ पर चेंज किया जाए, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बेसिस वैसे ही समझाने की कोशिश करते हैं। जो पेन है उसमें कुछ इशू आ रहा है यहाँ पर, ओके, जो मार्कर है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो वर्ड है उसको रिमूव किया गया, और दूसरा यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको पावर दिया गया। तो लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंटेशन थ्रू द गवर्नर, तो गवर्नर ने यहाँ पर प्रेसिडेंट को पावर दी। प्रेसिडेंट ने चेंज कर दिया कि आर्टिकल 370 को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और उसमें ये बोला गया कि इंडिया के जो प्रोविज़न है वो इम्प्लीमेंट कर दिए जाएं जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू। तो इस तरीके से वहाँ पर फिर जब लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है उसको पावर दी गई। तो इंडिया की जो पार्लियामेंट है, जब सारे इंडिया के प्रोविज़न वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गए तो स्टेट में जब लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती तो वहाँ पर पावर किसके पास में होती है, जो पार्लियामेंट है उसके पास में। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है फिर उन्होंने यहाँ पर 370 को रिमूव किया और इंडिया के सारे पार्ट्स जो हैं वह वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन के। इस तरीके से आर्टिकल 370 जो है उसको रिमूव किया गया। लेकिन राइटर का यहाँ पर बोलना है कि जिस डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए ये बात रखी गई थी वो डेमोक्रेसी अभी तक यहाँ पर एस्टेब्लिश नहीं हो पाई है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर, और इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो, हसदेव अरण्य एक सेंसिटिव एरिया है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। तो इसको लेकर के छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली में प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की गई है, और उन्होंने अर्ज किया है सेंटर से कि यहाँ पे आपने जो भी छत्तीसगढ़ के इस वाले एरिया में, हसदेव वाले एरिया में जो कोल माइनिंग ब्लॉक्स डिक्लेयर कर रखे हैं, मतलब कोल माइनिंग को जो आपने अलाउ कर रखा है वो आपको बंद किया जाना चाहिए।
ओके, तो देखो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ प्राइवेट मेंबर। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में देख लो या सेंट्रल लेवल पर देखो, मीन्स पार्लियामेंट लेवल पर देख लो, कोई भी ऐसा मेंबर जो मिनिस्टर नहीं है, फिर चाहे बिलोंग करता हो वो रूलिंग पार्टी से या अपोजिशन पार्टी से, अगर वो कोई बिल लेकर के आते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल, और वो जो पर्सन है उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर। तो यहाँ पर एक प्राइवेट मेंबर जो हैं, जो बिलोंग करते हैं यहाँ पर पार्टी से, तो उन्होंने यहाँ पर ये रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की है कि इसको लेकर के यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाई जानी चाहिए। तो क्या स्टेट्स में पहले भी इस तरीके के प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन जो पास हुए हैं सेंटर के खिलाफ में? बिल्कुल। जब जो फार्मर एक्ट जब आए थे तो हमारे इंडिया के पंजाब, केरला, ये ऐसी असेंबली हैं जिन्होंने इस तरीके के प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन पास किए थे कि ये जो एक्ट है फार्मर्स एक्ट, इनको ख़त्म किया जाना चाहिए। हालांकि बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इसको विड्रू भी कर लिया। तो छत्तीसगढ़ असेंबली जो है उन्होंने इस रेजोल्यूशन को पास किया है और सेंटर से अर्ज किया है कि आप उसको क्या करना है, चेंज करना है। ओके, तो यहाँ पर वो उस पर्सन के बारे में बताया गया है कि जो रेजोल्यूशन लेकर के आए हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये हसदेव अरण्या रीजन। हसदेव अरण्या रीजन, अरण्या मीन्स होता है फॉरेस्ट, और ये जो है हसदेव रिवर वाला जो कैचमेंट वाला एरिया है वहाँ पर एक्सटेंडेड है। ओके, नॉर्थ सेंट्रल जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पर लोकेटेड है ये एरिया। हसदेव रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है महानदी रिवर की, जिसका ओरिजिन होता है छत्तीसगढ़ में और फिर ओडिशा में वो फ्लो करती हुई लास्ट में बे ऑफ बंगाल में मर्ज करती है। हसदेव फॉरेस्ट जो है, यहाँ पर हसदेव बंगो डैम भी बिल्ड किया गया हसदेव रिवर के ऊपर, ताकि इस एरिया को इरिगेशन दिया जा सके। पैडी का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेन क्रॉप के रूप में उसका प्रोडक्शन होता है। ये जो फॉरेस्ट एरिया है काफ़ी इकोलॉजिकल सेंसिटिव है, काफ़ी रिच बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन अब अगर आपने इस एरिया को डिवास्ट कर दिया तो ये एरिया जो है वो माइग्रेटरी कॉरिडोर का रोल प्ले करता है एलिफेंट्स के लिए। तो अगर इसको ख़त्म कर दिया गया तो उन सारी स्पीसीज़ के लिए प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो हसदेव अरण्या एक कोल फील्ड है जिसमें 22 कोल ब्लॉक्स हैं। 2010 में सेंटर ने कैटेगराइज किया गया था हसदेव अरण्या को नो गो जोन के रूप में कि यहाँ पर कोई भी माइनिंग जैसी एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन कुछ टाइम के बाद में, 1 साल के बाद में, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने यहाँ पर माइनिंग के लिए अलाउंस दे दिया, क्लियरेंस दे दिया कि आप रेगुलर कर सकते हो बहुत सारी कंपनीज़ को। और उसी के बाद में इसको लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है कि इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे इशू क्रिएट हो गए हैं। तो यहाँ पर माइनिंग जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 14 पर, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो महाराष्ट्र में जो इशू हुआ, एकनाथ शिंदे और ठाकरे जो शिवसेना से बिलोंग करते थे, दोनों में यहाँ पर चेंज देखने को मिला। एकनाथ शिंदे जो हैं वो बोलते हैं कि हम बिलोंग करते हैं शिवसेना से ही, रियल शिवसेना हम हैं, और उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया एक तरीके से और अब वहाँ पर गवर्नमेंट बनाई है। तो सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के डिस्कशन चल रहा है। यहाँ पर एकनाथ शिंदे की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने ये बात बोली कि देखो अगर पार्टीज़ में जो आइडियाज़ हैं उनके बीच में अगर यहाँ पर डिफ्रेंशिएट देखने को मिल रहे हैं और उसकी वजह से कुछ लोग अलग होते हैं तो उसको आप यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू रेगुलेट नहीं कर सकते हो। लेकिन जो ठाकरे जो ग्रुप है उन्होंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात रखी है कि अगर किसी पार्टी में स्प्लिट देखने को मिलता है, उसकी वजह से जो मेंबर बाहर निकले उस स्प्लिट की वजह से, चाहे उन्होंने इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई हो या किसी के साथ वो मर्ज हुए हों, तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसी के थ्रू उसको यहाँ पर रेगुलेट करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चनिंग की गई है कि इसका जो रिजल्ट है, जल्दी यहाँ पर गवर्नमेंट क्या अपनी बात रखती है, उसके बाद में इसको जल्दी ही इसको लेकर के डिस्कशन किया जाएगा। यहाँ के जो स्पीकर हैं उनसे भी क्वेश्चन किया गया है कि आपको क्या लगता है कि जो भी मेंबर्स हैं जिनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बेसिस पर, उस पर आपके क्या यहाँ पर स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, हमारे इंडिया की जो नेवी है उन्होंने नारी शक्ति को शोकेस किया है। उन्होंने एक मिशन जिसमें फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मैरीटाइम मिशन शोकेस्ड नारी शक्ति, इसमें जो हमारे इंडिया की जो नेवी है उससे जो पायलट हैं उनको लेकर के यहाँ पर अरेबियन सी में कुछ इस तरीके का प्रोसीजर किया गया, कुछ इस तरीके का मिशन टारगेट जो है वो कंप्लीट किया गया, जिसमें जो हमारी वीमेन है उनका पार्टिसिपेशन देखने को मिला। और ये बताया गया है कि हमारी इंडियन नेवी ने हमेशा से कोशिश की है कि हमारे इंडिया में जो वीमेन हैं उनका पार्टिसिपेशन, हमारी जो सर्विसेज हैं उनसे इंक्रीज़ भी हो और जो इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं उन पर भी उनको दिया जा सके।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 15 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है हमारे जो नेक्स्ट सीजीआई हैं उसके लिए रिकमेंडेशन दी है हमारे प्रेजेंट टाइम के सीजीआई एनवी रमन्ना ने, और नए सीजीआई जो हैं वो यू ललित हो सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में उनके बारे में बताया गया है कि एनवी रमन्ना ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी है गवर्नमेंट को कि उदय उमेश ललित जो हैं वो उनके सक्सेसर होंगे। सीजीआई जो हैं उन्होंने पर्सनली ये सारी जो चीज़ें हैं उसके बारे में बताया है। लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी के साथ में डिस्कशन करते हुए, कम्युनिकेशन करते हुए ये रिकमेंडेशन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के नेक्स्ट टॉप जज के लिए ये रिकमेंडेशन दी है। यहाँ पर बताया गया है कि क्या प्रोसीजर है, तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस सेज अपॉइंटमेंट टू द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड बी ऑफ द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंसिडर्ड फिट टू होल्ड द ऑफिस। सीनियर मोस्ट जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात उस ऑफिस को होल्ड करने के लिए भी कंसीडर उसको किया जाना, मतलब सारी जो बेसिक फीचर्स हैं, बेसिक जो रिकमेंडेशन है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। द प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द मेमोरेंडम बिगिंस विद द यूनियन लॉ मिनिस्टर सीकिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द आउटगोइंग सीजीआई अबाउट द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। इसमें जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं वो क्वेश्चन करते हैं हमारे सीजीआई से कि आपके बाद में नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कौन होगा, और इसी के बेसिस पर जस्टिस ललित इफ अपॉइंटेड वुड हैव ए टेन्योर ऑफ हार्डली 3 मंथ्स। अगर उनको अपॉइंट किया जाता है इस रिकमेंडेशन के बेसिस पर तो सिर्फ 3 महीने का उनका जो टर्म है वो होएगा। 8 नवंबर को वो क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 17 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें ये बताया गया है कि ईरान के साथ में जो न्यूक्लियर डील चल रही है उसको लेकर के रेगुलर डिस्कशन वैसे किया जा रहा है, और अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर अगर हम बात करें तो ईयू जो है वो मीडिएशन का यहाँ पर रोल प्ले करेगा, और इसके थ्रू जो है ईरान न्यूक्लियर डील का जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जो रिजल्ट निकल करके आना चाहिए, उसी के ऊपर यहाँ पर फोकस करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर ताइवान को लेकर के जो चाइना ड्रिल्स कर रहा है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर देखो श्रीलंका ने एश्योर किया है कि हम 1 चाइना 1 पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। हम मानते हैं कि ताइवान जो है वो चाइना का ही इंटीग्रेटेड फॉर्म है, और हम उनकी जो डिप्लोमेसी है उसी के अकॉर्डिंग जो रिलेशन है उनको मेंटेन करने में यहाँ पर अपनी बात रखते हैं। अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस है, और ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इसके बारे में बार बार ये बोला जाता है कि चाइना की जो डेप्ट इकोनॉमी जो पॉलिसी है उसी का ये रिजल्ट है कि श्रीलंका में ये सारी क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। पहले सपोर्ट के नाम पर वहाँ पर बहुत सारा असिस्टेंस देना और फिर उन सब के लिए डिमांड करना, यही चीज़ें हैं कि वहाँ पर जो प्रॉब्लम कोविड की वजह से और टूरिज्म सेक्टर जो डिक्रीज़ हुआ उसकी वजह से इकोनॉमिक इशू तो वैसे ही क्रिएट होने लग गए थे। उसके बाद में इस तरीके से जो डिमांड आई चाइना से कि वो सारे जो हमने आपको सपोर्ट असिस्टेंस दिया वो आपको वापस रिवर्स किया जाना चाहिए। तो इन सब की वजह से जो क्राइसिस है वो टाइम के साथ में और ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। इसी की वजह से वहाँ पर जो फूड आइटम्स हैं और भी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं उनके जो प्राइजेज़ हैं वो काफ़ी हाई लेवल पर वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे अदर इनिशिएटिव जैसे कि अगर हम बात करें तो हम आपके लिए आज़ादी सीरीज़ लेकर के आए हैं। आज़ादी सीरीज़ में क्या है कि हमारे इंडिपेंडेंस से रिलेटेड मीन्स मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है, जिसमें हमारा जो एक तरीके से इंडिपेंडेंस के लिए जो हमारे मूवमेंट चले थे, फ्रीडम मूवमेंट, उन सभी से रिलेटेड और मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें आपके लिए कवर करवाई जाएंगी। आज़ादी सीरीज़ जो है वो 15 अगस्त तक हम रेगुलर रखेंगे। उसके बाद में हम इसको रेगुलर करेंगे आपके साथ में और भी अदर सीरीज़, जैसे टाइम टू टाइम हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ लेकर के आएंगे, पार्लियामेंट सीरीज़ लेकर के आएंगे। सिंपल सी बात ये है कि हर टॉपिक को यहाँ पर MCQ के थ्रू जो है वो आपको कवर करवाने की कोशिश की जाएगी। तो आप इन सीरीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। इनडायरेक्टली जो है वो आपका बेसिक और स्टैटिक जो पार्ट है वो कवर करवाया जाएगा। सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए जाते हैं, उनके आसपास के जो भी रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सभी आपको यहाँ पर वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाती है। ओके, तो आप जाकर के जो हमारी सीरीज है उनको व्यू कर सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो रेगुलर यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस किए जाते हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, उसको जाकर के भी आप व्यू कर सकते हो। ओके, थैंक यू।